राजा देवप्रसन्न के दरबार में सारंग नाम के एक चतुर मंत्री थे। सभी जानते थे कि राजा इतना अच्छा शासन सारंग के कारण ही चला पाते हैं। आसपास के कई राजा सारंग से ईर्ष्या करते थे। सारंग ललित कला और साहित्य में भी गहरी रुचि रखते थे, इसलिए अपने घर में उन्होंने कई प्रतिभाशाली कलाकारों को संरक्षण दिया थी। एक दिन दो अजनबी संरक्षण लेने के लिए सारंग के पास पहुंचे। हमने सुना है कि आप कला प्रेमी हैं और दयालु भी। महोदय, हम दूर के एक राज्य से आपसे मिलने के लिए आए हैं। ठीक है, आप में कौन सी प्रतिभा है? सारंग ने पूछा। महोदय, मैं कुत्ते की तरह इतना अच्छा भौंक सकता हूँ कि कुत्तों को भी इसका पता न चले। एक ने कहा। महोदय, मैं मुर्गे की तरह बांग दे सकता हूँ जो हूबहू मुर्गे जैसी होती है। दूसरे ने कहा। ऐसी प्रतिभाओं को लेकर आप लोग अभी तक क्या कर रहे थे? सारंग ने पूछा। दोनों ने एक सुर में जवाब दिया। महोदय, सच कहें तो हम चोर थे और इस कला का उपयोग हम आधी रात को लोगों को गुमराह करने के लिए करते थे। उनके घर में घुसते और चोरी कर लेते थे, परंतु अब हमें महसूस हुआ है कि वो सब गलत था और पश्चाताप करने के इरादे से हम यहाँ आए हैं ताकि हम अच्छा जीवन बिता सकें। यहाँ बैठे अन्य कलाकारों ने इनका विरोध किया और बोले, अपने घर में हमें चोरों को नहीं रखना चाहिए। परंतु सारंग ने कहा, यदि कोई पश्चाताप करता है तो हमें उसको सुधरने का एक अवसर देना चाहिए। अनिच्छा से सबको उनकी बात माननी पड़ी। अंत में वे दोनों इस समूह में शामिल हो गए। सारंग के पड़ोसी राज्य का राजा हिमबिंदु एक दुष्ट, बूढ़ा और चतुर राजा था। उसने देवप्रसन्न के राज्य पर कई बार हमला करना चाहा, परंतु हर बार बुरी तरह असफल रहा, क्योंकि सारंग हमेशा उसकी योजना को विफल कर देते थे। उसने अनुभव किया कि यदि सारंग बीच में नहीं होते तो ये देवप्रसन्न के राज्य को कभी का हड़प कर गया होता। एक योजना के अनुसार उसने देवप्रसन्न को एक पत्र भेजा। हम आपके मंत्री सारंग, जो बहुत बुद्धिमान है, का सम्मान करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मंत्री उनसे कुछ सीखें। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सारंग जी को कुछ दिनों के लिए हमारे राज्य में भेज दें। सारंग को इसमें कुछ चाल नजर आई। उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया, परंतु राजा ने कहा, हमें एक पड़ोसी राजा को दुख पहुंचाना शोभा नहीं देता। आपको हमेशा दूसरों की बातों का गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। यदि आपको असुरक्षा अनुभव हो रही हो तो आप अपने मित्रों को साथ ले जा सकते हैं, परंतु आपको जाना अवश्य चाहिए। यह मेरा आदेश है। अंततः सारंग अपने समूह के साथ अनिच्छापूर्वक वहां चले गए। यद्यपि उन दोनों चोरों को कोई पसंद नहीं करता था, परंतु वे भी समूह का हिस्सा थे। हिमबिंदु ने बहुत दिखावे के साथ सारंग का स्वागत किया और सारंग ने बदले में एक कीमती शॉल उसे उपहार के रूप में दी। कुछ बातचीत के बाद हिमबिंदु ने कहा, सारंग जी, मैं जानता हूँ कि देवप्रसन्न के सुशासन के पीछे आपका मस्तिष्क है। आपने उनकी बहुत सेवा कर ली। आपको परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं आपको अधिक ऊंचा ओहदा और सम्मान दूंगा। क्या आप मेरे साथ काम करेंगे? महोदय, मैं राजा देवप्रसन्न के प्रति निष्ठावान हूँ। हमारे वंश ने कई पीढ़ियों से राजपरिवार की सेवा की है। सारंग ने विनम्रतापूर्वक प्रस्ताव ठुकरा दिया। हिमबिंदु और अधिक आग्रह न कर सका, परंतु वो क्रोधित हो गया और उसने अपने सिपाहियों से कहा कि वे सारंग को जेल में डाल दें। सारंग के समूह को बड़ा आघात लगा। उन्होंने आपस में चर्चा की कि अपने स्वामी को कैसे बचाया जाए। उनमें से एक ने कहा, मेरी सूचना के अनुसार राजा की सभी रानियों में रानी सम्मोहिनी उन्हें अधिक प्रिय है। ये सबसे कम आयु की सबसे सुंदर महिला है। हिमबिंदु उससे बेहद प्यार करता है और वो जो कुछ कहती है उसे ध्यान से सुनता है। दूसरे ने कहा, ऐसा लगता है उसे शॉल बहुत प्रिय है। राजा उसे खुश रखने के लिए कीमत की चिंता न करते हुए विभिन्न देशों से बढ़िया शॉल खरीदते हैं। ओह, अब हम क्या करें? हमने सुबह ही एक सुंदर शॉल राजा को उपहार में दी है। यदि हमारे पास 2 शॉल होते तो हम एक रानी को दे देते और अपने स्वामी को छुड़ा लेते, परंतु जो शॉल हमने दिया है वो राजा के कक्ष में है। जब ये चर्चा चल रही थी तब दोनों चोर बिना किसी को बताए वहां से चले गए। रात हो चुकी थी। वो चोर, जो कुत्ते की तरह भौंक सकता था,
राजा के कक्ष में पहुंचा और उसने भौंकना शुरू कर दिया। पहरेदार इस पर झुंझलाया कि कहीं राजा की नींद में कोई विघ्न ना पड़े, और कुत्ते की खोज में वो बाहर आया। इसी बीच दूसरा चोर कक्ष के अंदर गया और शॉल उठा लाया। उसने समूह के एक सदस्य को ये शॉल दी और उससे विनती की, मैं वही शॉल वापस ले आया हूँ जो हमने सुबह राजा को दी थी। अब आप अपने कौशल का उपयोग करके मालिक को छुड़ा लीजिए। समूह के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने शॉल लेकर रानी सम्मोहिनी को भेंट कर दिया। शॉल देखकर रानी की खुशी की सीमा न रही। मैंने इतनी सुंदर शॉल पहले कभी नहीं देखी। ये कितने रुपयों की है? महारानी जी, हमें रुपए नहीं चाहिए, परंतु यदि आप अपने राजा से कहें कि वे सारंग जी को छोड़ दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। वे एक निरपराध मंत्री हैं। बस एक छोटी सी गलतफहमी हो गई है। रानी ने हामी भर दी। रात्रि में हिमबिंदु भोजन करने के लिए अपनी प्रिय रानी के पास आया। हमेशा की तरह रानी ने बड़े प्यार से उसे खाना परोसा। राजा बहुत खुश हुआ। सम्मोहिनी, खाना बहुत स्वादिष्ट है, तुम्हें उपहार में क्या चाहिए? उसने पूछा। महाराज, सारंग को तुरंत छोड़ दीजिए, हमें पड़ोसी राजा से बैर नहीं रखना चाहिए। रानी ने सारंग की वकालत की। राजा ने 1 मिनट सोचा और सारंग को तुरंत छोड़ने का आदेश दिया। सारंग के मित्र उनकी रिहाई पर बहुत खुश थे, परंतु वे स्वयं चिंतित थे। यदि राजा को पता चल गया कि हमने शॉल चुराकर रानी को दी है तो वह हम सबको मरवा देगा। हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। वे सभी घोड़ों पर सवार होकर किले के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए, परंतु दुर्भाग्य से किले के दरवाजे बंद थे। उन्होंने दरवाजा खोलने के लिए रक्षकों से विनती की, परंतु वे बोले, महोदय, द्वार सुबह ही खुलेगा। ये राजा का सख्त आदेश है। विवश होकर उन्हें वहीं बैठना पड़ा। इसी बीच वह चोर, जो मुर्गे की तरह बांग दे सकता था, समीप के एक पेड़ पर चढ़ गया और मुर्गे की तरह बांग देने लगा। रक्षक चौंक गए। उन्होंने सोचा कि भोर हो गई है, अतः उन्होंने दरवाजा खोल दिया। इस तरह सारंग और उनके मित्र वहां से सुरक्षित निकल गए। अगली सुबह रानी ने ये शॉल राजा को दिखाए। महाराज, आपने मुझे इस तरह की शॉल कभी नहीं दी। क्या यह अत्यंत सुंदर नहीं है? हिमबिंदु समझ गया कि यह वही शॉल है जो सारंग ने उसे भेंट की थी। वो इस बात की पुष्टि के लिए तुरंत अपने कक्ष में गया, परंतु वहां कोई शॉल न थी। उसे विश्वास हो गया कि यह वही शॉल थी। क्रोध से उसने सारंग और उसके मित्रों को वे जहां कहीं भी हों पकड़कर लाने का आदेश दिया, परंतु उसे ये जानकर आघात पहुंचा कि वे सभी उसके राज्य से बाहर जा चुके थे। उसे आश्चर्य हुआ, सारंग यहाँ से निकला कैसे? कैसे शॉल चुराई और रानी को भेंट की, वह भी आधी रात को? ये सब तेज तर्रार सहयोगियों की सहायता से ही हो सकता है। उसने अनुभव किया कि सारंग को प्राप्त करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वह हृदय से देवप्रसन्न के प्रति निष्ठावान है। राजा समझ गया कि वह सारंग को अपने दरबार में रहने के लिए विवश तो कर सकता है, परंतु वह मेरा काम कभी दिल और दिमाग से नहीं करेगा। इसलिए उसने सोचा, सबसे उत्तम तो यही होगा कि बुद्धिमान व्यक्तियों से मित्रता बनी रहे। राजा हिमबिदुन ने राजा देवप्रसन्न को मैत्री संदेश भिजवा दिया और मंत्री सारंग को हमेशा के लिए अपने राज अतिथि का दर्जा प्रदान कर दिया। अपने राज्य पहुंचकर सारंग ने अपने मित्रों से कहा कि इंसान चाहे कैसा भी हो, उसके अच्छे गुणों की हमेशा कद्र करनी चाहिए। आज ये दोनों ना होते तो हम लोगों का हिमबिदुन के राज्य से जिंदा बचकर लौट आना संभव नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।